ये नंदन कॉलेज छात्रावास है। अगले दिन फिजिक्स की परीक्षा थी, इसलिए कमरे में 4 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। प्रवीण खिड़की के पास बैठकर पढ़ रहा है। इतने में अचानक तेज आवाज हुई, मानो बिल्डिंग के ऊपर से कोई नीचे गिर गया हो। डरकर चारों सेलर में आकर नीचे देखते हैं, वहां कोई नहीं था। फिर चारों कमरे में आ गए। 1 महीने पहले मेरा चचेरा भाई जिस हॉस्टल में पढ़ता था, वहाँ एक लड़के को वार्डन ने डांटा था, इसलिए वो इमारत के ऊपर से कूदकर मर गया और भूत बनकर उसी हॉस्टल के पास घूमकर सबको डराता था। एक दिन हॉस्टल वार्डन सीढ़ियों से फिसलकर पैर टूट गया। ये सब उस भूत का काम है, ऐसा सोचकर उस हॉस्टल को खाली करा के बंद कर दिया गया। अभी इस आवाज से मुझे ये सब कुछ याद आकर बहुत डर लग रहा है। मैंने भूत नहीं देखा कभी। मैंने देखा है, बचपन में ही देखा है। हाँ, और तुम्हें डर नहीं लगा? असल में क्या हुआ था? तब मेरी उम्र 11 साल थी। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं और मेरे पिताजी दोनों ही घर पर हुआ करते थे। कौशिक, मेरा तबादला कलिंगपुर में हो गया है, हमें कल ही वहां जाना है। तुरंत जाकर सारा सामान पैक करो। तो हम सब सामान पैक करके अगले दिन शाम को कलिंगपुर पहुंचे। वहां लोगों का संचार कम था। वहां मेरे पिता के एक सहायक आए और हमें जीबीएम कॉलोनी में एक घर में लेकर गए। उस कॉलोनी में बहुत कम घर थे, बहुत ही सुनसान था। वहां हम एक घर में उतरे और सारा सामान सजा लिया। अगले दिन पिताजी ऑफिस चले गए। वहां मैं किसी को नहीं जानता था। बाहर आकर देखा तो सामने वाली घर की आंटी ने मुझे बुलाया। बेटा, इधर आओ। तुम्हारे बारे में नौकर ने बताया, तुम घर में अकेले क्या करोगे? आकर मेरे बच्चों के साथ खेलो। मेरी बड़ी बेटी रमा, छोटी बेटी हेमा, बेटा शिखर, इनके साथ खेलो। ऐसा कहकर आंटी चली गई। रोज पिताजी के ऑफिस जाने के बाद मैं उनके घर में ही खेलता था। रमा का दोस्त राजू भी हमारे साथ खेलता था। मुझसे 2 साल बड़ी रमा के साथ मैं ज्यादा खेलता था। रमा भी मेरे अच्छे से ख्याल रखती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शाम को रमा की माँ बाजार गई। राम की बहन, उसका भाई, रमा का दोस्त राजू और मैं सब उनके घर में बातें कर रहे थे। इतने में अंधेरा हो गया। रमा के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। अचानक सब चौंक गए। फिर से दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहे थे। रमा की माँ सोचकर दरवाजा खोलकर देखा तो रमा की माँ नहीं थी, कोई औरत थी। देखने में थोड़ी भयानक थी, बहुत अजीब थी। उसके कपड़े मैले थे, बिखरे बाल के साथ दहलीज पर खड़ी थी। तुम कौन हो? क्या चाहिए? मेरी माँ घर पर नहीं है, बाद में आइए। ऐसा कहकर दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसने हाथ से रोककर दरवाजा बंद करने नहीं दिया। मैं शीला हूँ, शालिनी की बहन। शालिनी आपके घर में काम करती है ना? अपनी बहन के लिए आई हूँ। हाँ, हमारे घर में काम करती है। रुको, शालिनी को बुलाती हूँ। रमा ने शालिनी को बुलाया। वो बाहर आई और अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। इसी बीच रमा की माँ भी आ गई। मालकिन, वो मेरी बहन शीला है। थोड़ी स्वास्थ्य समस्या के कारण वो कुछ दिनों के लिए अस्पताल में थी। वो अभी ठीक होकर घर आई है। वो मेरे साथ ही घर का काम और बगीचे का काम कर लेगी। कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। मालकिन, बस थोड़ा भोजन दे दीजिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसे अकेले में घर छोड़कर काम पर नहीं आ सकती। मालकिन, आंटी ने उसे वहां रहने की अनुमति देकर उसे बगीचे में काम करने को कहा। आखिर उसे क्या बीमारी है, वो किस अस्पताल से आई है, आंटी ने कुछ भी नहीं पूछा। उसी दिन रात को बिन बादल बिजली की चमक और गरज के साथ भारी बारिश हुई। कॉलोनी में बिन मौसम मूसलाधार बारिश को देखकर सभी हैरान थे। अगले दिन से कुछ अजीब आवाजें, अजीब चीख पुकार, कभी कभी रोने की आवाजें। इसी तरह सारे दिन अजीब तरीके से बीत रहे थे। एक दिन रमा ने मुझे बुलाकर, कौशिक, रोज किसी के रोने की आवाज, चीखें और कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कई बार मुझे बहुत डर लगता है, नींद से चौंक कर जाग जाती हूँ। तुम्हें भी वे चीखें सुनाई दे रही है कौशिक? सुनाई देती है,
इसीलिए मैं अपने कमरे में अकेला नहीं सोता, मेरे पिताजी के बगल में सो रहा हूँ। कॉलोनी में सब हमारी तरह ही डर रहे हैं रमा। क्या हुआ होगा कौशिक? कौन है जो इस तरह कॉलोनी में सबको डरा रहा है? तभी वहाँ पेड़ों के पास कुछ सरसराहट हुई, लगा जैसे कोई आया हो। हमने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। तुरंत रमा और मैं अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह रमा की माँ की चीख पुकार, बाहर आकर देखा तो रमा के बगीचे के सारे पौधे और पेड़ कटे हुए हैं, सारे फूल उखड़े हुए हैं। ऐसा किसने किया होगा करके आंटी शीला को कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि वो नई नई काम पर आई थी। शालिनी पर बहुत गुस्सा किया और उसे डांटा। शालिनी रोती हुई चली गई। शीला भी अपनी बहन के पीछे चली गई। मुझे पता नहीं किसने ये सारे पौधे उखाड़े हैं। मालकिन बगीचे की देखभाल बहुत प्यार से करती थी, इसलिए मालकिन को इतना गुस्सा आ गया। मैंने बगीचे को खराब किया है तो मेरी बहन को रुलाया नहीं छोड़ूंगी, आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। बेचारी शालिनी को नहीं पता था कि इन सब के लिए उसकी बहन ही जिम्मेदार है। अगले दिन सुबह रमा के घर की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था। दूध वाला आकर दूध का पैकेट दरवाजे के पास छोड़ गया। दरवाजे पर ही अखबार भी पड़ा था। शालिनी के घर का दरवाजा बंद देखकर पीछे से घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद वहां जोर जोर से चीख कर रोती हुई बाहर आई और नीचे गिर पड़ी। सब लोग रमा के घर के अंदर जाकर देखने पर घर में सब सामान बिखरे पड़े थे। थोड़ा आगे जाकर देखने पर रमा की माँ हॉल में मरी पड़ी थी। तुरंत कमरे में जाकर देखने पर रमा और उसकी बहन का धड़ काटकर होल्डर पर उसके बाल के साथ लटका दिए थे। उनके शरीर बाथटब में बिना कपड़ों के पड़े थे, लेकिन शेखर कहीं नहीं दिखा। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी शेखर नहीं मिला। कॉलोनी के लोगों ने इधर उधर ढूंढा, कहीं पता नहीं चला। इसी बीच बाहर बगीचे में पड़ी खराब कार के पास कुछ कराहने की आवाज सुनाई दी। वहां जाकर देखने पर वहां शेखर कार के नीचे पड़ा हुआ था। तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले गए। मेरे पिता ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस आई और जांच पड़ताल शुरू की। लाशों को ले गए। वहां शेखर को अस्पताल में होश आने की खबर जानकर पुलिस आई। तुम्हारा नाम क्या है? शेखर। सॉरी शेखर, तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोनों बहनें मर चुकी हैं। हाँ, मैंने अपनी आंखों से माँ को मरते देखा है। वास्तव में क्या हुआ शेखर? तुम्हारे परिवार को किसने मारा? वो नौकरानी की बहन शीला ने मेरी माँ और मेरी बहनों को मार डाला। शेखर, मुझे विस्तार से बताओ कि कल रात को क्या हुआ था। पिछली रात खाना खाने के बाद मेरी बहनें अपने कमरे में चली गई। माँ और मैं सोने के लिए कमरे में जा ही रहे थे कि पीछे से किसी ने आकर माँ के सिर पर जोर से वार कर दिया। माँ के सिर से खून बह रहा था। माँ ने पीछे देखा तो शीला लोहे की बड़ी रॉड पकड़ी हुई थी। ये सब देखकर मैं माँ को पकड़कर रो रहा था। माँ ने मुझसे भाग जाने को कहा। पीछे देखते देखते माँ माँ पुकारते हुए रोते हुए मैं मुख्य दरवाजे के बाहर भाग रहा था कि उसने फिर से माँ को जोर से मारा। मैं वहां से भागकर बगीचे में कार के नीचे छुप गया। बहनों को कैसे मारा मुझे पता नहीं। ठीक है, रो मत शेखर। शीला से बातचीत करके बाकी विषयों का पता लगाना होगा। पहले उस नौकरानी शालिनी को भी हिरासत में ले लो। पुलिस थाने में जाकर शीला से पूछताछ करने पर बगीचे को बर्बाद करने के लिए मेरी बहन को डांटा गया था। दरअसल मैंने ही वो बगीचा उजाड़ दिया था। इस घर के काम पर आने से पहले मैं मानसिक अस्पताल में आई थी। मेरे बचपन में ही दुर्घटना में मेरे माता पिता की मौत के सदमे से मैं पागल बन गई थी। तब से मुझे मानसिक अस्पताल में रखकर दीदी मेरा इलाज करा रही थी। अब मैं थोड़ी ठीक हूँ। बताने पर दीदी ने मुझे घर भेजने को कहा, लेकिन दीदी ये नहीं जानती थी कि अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। रमा हेमा को देखकर सोचती थी कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ। दुखी होकर मैं रात से जोर से रोती थी। अस्पताल में सभी लड़कियां कहती थी कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन पागल लोग अस्थिर हो जाते हैं। पता नहीं ये सच है या नहीं। उस दिन अमावस्या थी। मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ और मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए रमा के घर आई। उस समय रमा और कौशिक दोनों बातें कर रहे थे।
मेरे आने की आहट सुनकर दोनों अपने अपने घर चले गए। मुझे पता नहीं क्यों उस समय पूरा बगीचा उखाड़ फेंकने का मन हुआ। मैंने पूरा बगीचा खराब कर दिया। उस बगीचे के लिए मेरी माँ जैसी बहन को डांटना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने सबको मार डाला। वो शेखर बच निकला। मुझे छोड़िए, उससे भी मार डालूंगी। इस तरह चिल्ला रही शीला को पुलिस ने फिर से पागलखाने में भर्ती कराया। शालिनी को निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया। उसके बाद से शेखर भी हमारे साथ ही रहने लगा। हम सब धीरे धीरे उस खौफनाक घटना को भुला देना चाहते थे, लेकिन कॉलोनी में फिर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। सबको लगा शीला फिर से आ तो नहीं गई। अगले दिन पागलखाना जाकर देखने पर शीला को बड़े बड़े जंजीरों से बांधकर एक कमरे में रखा गया था। उसी दिन रात को फिर से किसी के पायल की झंकार, लोमड़ियों की चीखें, हर रात को कुछ न कुछ अजीब सा होता था। जबकि ऐसा था, शीला ने जो किया उसके बाद शालिनी को किसी ने काम पर नहीं रखा। हम शालिनी के घर ये देखने गए थे कि वो क्या कर रही है। शालिनी भूत भूत कहकर बहुत डरी हुई थी और किसी को पास नहीं आने दे रही थी। मेरे पिताजी ने पूछा, भूत कौन है? तुम क्या बोल रही हो शालिनी? रमा भूत बन गई है, कहती है मुझे मार डालेगी, मुझे नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी। वहां से भाग गई। क्या रमा भूत बन गई? उसकी बहन की वजह से तो पूरा परिवार मर गया। हम ये सोचकर वहां से चले गए कि शालिनी भी पागल हो गई है, लेकिन मैं शालिनी की बातों के बारे में सोचते हुए सोया। आधी रात को सारे कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए शोर मचा रहे थे। मैं उठकर बालकनी से देखा, पीछे से एक डरावनी आवाज। कौशिक, इधर आओ। जब मैं डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो सच में रमा आत्मा के रूप में आई थी। रमा, रमा, तुम्हें मारने वाली उस शीला को पुलिस ने फिर से मानसिक अस्पताल में डाल दिया। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एकमात्र अच्छी दोस्त हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। शीला ने ही हमें मारा, लेकिन मरवाने वाले वो शालिनी, राजू। क्या शालिनी, राजू? हाँ, उन्होंने ही हमें मरवाया है। तुम्हारे कॉलोनी में आने से पहले मैं, राजू और बाकी के साथ ही सब खेलते थे। तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताती थी, क्योंकि तुम बिन माँ के बच्चे थे। राजू इसे सहन नहीं कर सका और उसने शालिनी को पैसे का लालच देकर उसने मुझे मारने के लिए कहा। शालिनी ने सोचा कि उन पैसों से वो अपनी बहन के साथ इस शहर को छोड़कर खुशी से जा सकती है। अगर वो हमें मारेगी तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। उसकी बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर उसकी बहन हमें मारेगी तो पुलिस उसे पागलों के अस्पताल में डालकर कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देगी। ऐसा सोचकर उसी ने मारा प्लान बनाया। उसे बगीचे को नष्ट कर देने पर उसे डांटा गया। इस बात का फायदा उठाकर उसने अपनी बहन के सामने बहुत दुखी होने का नाटक किया। उसने मेरे पूरे परिवार को मरवा डाला। मुझे और मेरी बहन का सिर काटकर बड़ी बेरहमी से मारा उस शीला ने। उन्हें सजा नहीं मिलने तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कौशिक, ओह ओह, मेरी वजह से तुमने अपने प्राण गंवाए। नहीं छोड़ूंगा उन्हें, नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं अपने पिताजी को सब कुछ बताकर उसे शालिनी और राजू को सजा दिलवाऊंगा। मैं तुरंत अपने पिता के पास गया, सारी बातें बताई और पुलिस को बुलवाकर राजू के घर गए। पुलिस ने राजू से सख्ती से पूछताछ की तो राजू ने कबूल किया कि उसने ही शालिनी के साथ मिलकर वो हत्याएं करवाई है। राजू को किशोर कारागार विद्यालय में रखा गया। रमा की आत्मा को शांति मिल गई और मेरे देखते ही हवा में विलीन हो गई। मेरी वजह से शेखर अनाथ हो गया। रमा की, उसकी माँ की और बहन की मृत्यु से मैं बहुत दुखी था। इसलिए मेरे पिता ने फिर से अपनी नौकरी स्थानांतरित करवा ली और मुझे दूसरे शहर में ले गए। तब से शेखर का अपने छोटे भाई से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा।